अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है आइंस्टाइन्स ए एंड बी कोफिशिएंट। अब ये लेजर फिजिक्स के अंदर एक तरह से बहुत अहम डेरिवेशन थी। इसमें हम देखेंगे कि जो ट्रांजिशंस हैं एनर्जी स्टेट्स के बीच में वो किस रेट से होती हैं, वो सारी कैलकुलेशन है। इसे हम आइंस्टाइन थ्योरी और रिलेशन के टॉपिक के तौर पे भी देखते हैं। अब बुनियादी तौर पे है क्या? जब हम जानते हैं कि कोई एक्टिव मीडियम होता है, उसमें ढेर सारे एटम होते हैं, तो कुछ एटम उसमें एक्साइटेड स्टेट में होंगे। अब वो ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने डी एक्साइट भी होना है एक सर्टेन रेट के साथ। अब कोई भी नहीं बता सकता कि जो एक्साइटेड एटम है उनमें से कौन से वाला पहले डी एक्साइट होगा, कौन-सा पहले लोअर एनर्जी स्टेट पे जाएगा। तो ये एक जो प्रेडिक्शन है, ये जो बताने का अमल है, ये एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है। कि हम देखें जो ट्रांजिशन प्रोसेस हो रहा है उसमें हमें एक स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी हमें बताएगी कि भाई जो आपका रिलेटिव ट्रांजिशन का रेट है कि कौन सी ट्रांजिशन किस रेट से हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट से दो एनर्जी लेवल्स के बीच में, तो हमें वो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। 1917 में आइंस्टाइन ने इसी थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए हमें रेट ऑफ ट्रांजिशंस बताए कि दो जो आपका एटॉमिक सिस्टम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इक्विलिब्रियम में है, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम का लफ्ज बोल लें उसके साथ है। तो जनाब शुरू करते हैं। ये कोफिशिएंट हमें क्या बताएंगे, कैसे ड्राइव होंगे, वो डेरिवेशन सारी देखते हैं। हमने ये माना कि हमारे पास असेंबली ऑफ एटम है जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, एक सर्टेन टेम्परेचर टी है, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को न्यू से जाहिर कर देते हैं और एनर्जी डेंसिटी को यू न्यू के साथ लिखेंगे, ब्रैकेट में न्यू लिखा हुआ है। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? ये वो एनर्जी होती है जो हमें सप्लाई करनी पड़ती है आपके पास एटम को ग्राउंड से एक्साइटेड में, या जो आपके पास एक्साइटेड से ग्राउंड में आते हुए बेसिकली होती है। तो वो जो ग्रुप ऑफ एटम होता है जो सेम एनर्जी लेवल पे होता है पर यूनिट वॉल्यूम, तो उस चीज को हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्टिव मीडियम, उसमें जो ग्रुप हो गया एटम्स का होगा। अब उसमें जाहिर सी बात है उन्होंने फोटॉन ऑफ एनर्जी एच न्यू लिया होगा, यानी अब्सॉर्ब किया होगा। अच्छा, अब N1 और N2 जो नंबर ऑफ एटम्स है पर यूनिट वॉल्यूम एक्टिव मीडियम में, हम उन्हें कह देते हैं कि N1 एनर्जी लेवल 1 पे है, N2 एनर्जी लेवल 2 पे है, किसी भी वक्त, यानी एक आर्बिट्रेरी आपने इंस्टेंट एक टाइम देखा है। अब जो रेट ऑफ ट्रांजिशन होगा एटम्स का फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, इसे हम कहेंगे ये प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन, कि उसने फोटॉन पकड़ना है, लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे जाना है, तो उसकी जो रेट ऑफ ट्रांजिशन है वो डिपेंड करेगी सेट स्टेट्स पे, यानी उन दोनों स्टेट्स की वैल्यू का डिफरेंस कितना है। फिर वो प्रोपोर्शनल होगी, यानी वो यानी आपका रेट प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी डेंसिटी के। तो इन दोनों बातों को हम इकट्ठा करके लिख देते हैं P12 और रेट है। अक्सर बुक्स में आप इसे dn ओवर dt के पैटर्न पे भी लिखा हुआ देखेंगे। तो हम 1 2 लिखेंगे, 1 वो जहां से जाना है, 2 वो जहां तक पहुंचना है उसने। तो इस जगह B12 एक कांस्टेंट के तौर पे आया है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसे हम आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। यूवी अब आप पढ़ चुके हैं कि वो एनर्जी डेंसिटी है। तो अब आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे जो स्टेट 1 में फोटॉन को अब्सॉर्ब करेंगे और ट्रांजिट करेंगे स्टेट 2 में पर यूनिट टाइम, तो वो कितने हो जाएंगे? NP12। अब आपके पास ये रेट का आ रहा है इनटू इनटू N1 B12 UV आ जाएगा, यानी N1 से दोनों एंड्स पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा जी, तो अब ये एक चीज आ गई हमारे पास जिसे आप कह लो कि रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन आपने पहले निकाला, फिर आपने टोटल नंबर्स की वो तादाद देख ली, जाहिर उस रेट के साथ आप टोटल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वैल्यू आ जाएगी। N1 यहाँ पे उसकी पॉपुलेशन को बताएगा, B12 कांस्टेंट है, UV आपकी एनर्जी डेंसिटी है। ठीक है, तो अब जो प्रोबेबिलिटी रेट हमने निकालना है स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन का, कि अब हम स्टेट 2 से वापस आ रहे हैं स्टेट 1 पे, वो भी किस पे डिपेंड करेगा? वो भी उन दोनों स्टेट्स पे डिपेंड करेगा, स्टेट 1 और 2 पे, मगर वो एनर्जी डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये एक फर्क देखा आपने कि अब्जॉर्प्शन के अंदर वो एनर्जी डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, मगर जब स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है तो वो एनर्जी डेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो आपके पास जो नंबर ऑफ एटम है स्टेट 2 में जो ट्रांजिट करेंगे स्टेट 1 में स्पॉन्टेनियस मिशन पर यूनिट टाइम, वो N2P21 बराबर हो जाएगा N2A21। यहाँ पे N2 उसकी पॉपुलेशन है, A21 वहां का कोफिशिएंट है, यानी कांस्टेंट कह ले प्रोपोर्शनैलिटी।
जो स्पॉन्टेनियस मिशन का है। P21 वो रेट है जो आपका डाउनवर्ड स्पॉन्टेनियस मिशन में है, यानी अब हम हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे आ रहे हैं। इसी तरीके से जो तीसरा मामला है कि दोबारा आप डाउनवर्ड आएंगे मगर आप स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन को स्टडी कर रहे होंगे। स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन, अब आप अगेन वही बात है कि स्टेट 2 से आपने स्टेट 1 पे आना है, मगर अब वहां पे कोई मौजूद होगा, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक फोटॉन मौजूद होगा उन एटम्स के पास जो स्टेट 2 में है। तो वो जो प्रोबेबिलिटी होगी स्टिमुलेटेड डाउनवर्ड ट्रांजिशन की, वो प्रोपोर्शनल होगी एनर्जी डेंसिटी के। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है वो एनर्जी डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, मगर स्टिमुलेटेड एमिशन एनर्जी डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो अब आप इसे कैसे लिखेंगे? P21 लिखेंगे, ये आपकी वो रेट है जो आपका डाउनवर्ड स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन को शो करेगा। B21 है आपके पास कांस्टेंट के तौर पे लेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन का, जो आइंस्टाइन का कोएफिशिएंट था जो उसने बताया। UV आपकी एनर्जी डेंसिटी है, न्यू। तो अब आपके पास जो नंबर ऑफ एटम है स्टिमुलेटेड एमिशन में जा रहे हैं स्टेट 1 से स्टेट 2, तो दोनों तरफ N2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास ट्रांजिशन आ गई जो स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन हो रही है। टोटल नंबर्स आ गई। अब जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो जितनी अब्जॉर्प्शन है, एमिशन है पर यूनिट टाइम, वो इक्वल होनी चाहिए। तो ये मैंने शुरू में आपके पास लिख दिया कि टोटल तादाद एटम्स की जो अब्जॉर्ब हो रही है और बराबर टोटल तादाद जो आपके पास नीचे आ रही है। तो ये जो दो फैक्टर हैं, इनमें से पहले वाला फैक्टर आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन का है, दूसरे वाला जिसपे प्राइम लगा हुआ है वो स्टिमुलेटेड एमिशन का है। अब आप क्या करोगे? इन दोनों की, तीनों की वैल्यूज मालूम है, वो वैल्यूज प्लेस कर ली। एनर्जी डेंसिटी वाला फैक्टर एक तरफ कर लिया, एनर्जी डेंसिटी कॉमन ले ली, ये फैक्टर दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। इसको थोड़ा सा टेक्निकली अरेंज किया है हमने। N1 N2 को बटे के नीचे ले जाएंगे तो वो बटे के नीचे बटे में चला जाएगा। इसी तरीके से अब आप B21 कॉमन ले लेंगे तो वो बाहर आ जाएगा A21 ओवर B21। यहाँ पे इसके ऊपर आपके पास 1 लगा हुआ है, दिस वन। तो जनाब अब ये अब आपके पास इसमें है मौजूद, तो अब आप इसमें जी, तो अब आप N1 ओवर N2, ये आपके पास पॉपुलेशन का फार्मूला है। N1 तो यहाँ पे H न्यू एनर्जी है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, ये वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। मैंने ये दो कलर हाईलाइट किए हैं, ये दो अलग अलग अब चीजों को आगे चल के हमें समझाएंगे इक्वेशन 1 में। मगर अब हम क्या करते हैं कि प्लैंक्स लॉ पढ़ते हैं, जो हमने इससे पहले मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। तो उसमें UV बराबर आ जाएगा 8 पाई H न्यू 3 ओवर C क्यूब है आपके 1 ओवर ये सारा। अगर आप इसको और इसको कंपेयर करो 1 और 2 को, तो आपको पता चलेगा कुछ चीजें एक दूसरे के रिप्लेस हो रही हैं। ये जो कांस्टेंट आप देख रहे हैं, जो ग्रीन कलर B12 ओवर B21 यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये बराबर होगा, कटेगा तो 1 के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से 8 पाई H न्यू क्यूब ओवर C क्यूब है, इसको ये किसकी जगह ले रहा है? ब्लू कलर में जो A21 लिखा हुआ है उसकी जगह ले रहा है। तो ये दो रिजल्ट हमें हासिल होते हैं सारे कंपेरिजन से। इन दो रिजल्ट से क्या पता चलता है, क्या नतीजा आता है कि जो ये फर्स्ट आपकी इक्वालिटी है जिसे मैंने ए से जाहिर किया, ये बताता है कि जो प्रोबेबिलिटी है स्टिमुलेटेड एमिशन स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन की, वो इक्वल है किसके? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन के। तो अब ये जब आप नो डिजेनरेसी वाला केस देख रहे हैं, यानी सिंपल सा केस देख रहे हैं, ये एक इस इक्वेशन से पता चलता है कि जितनी स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी होगी उतनी ही प्रोबेबिलिटी स्टिमुलेटेड एमिशन की होगी। सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या बताती है कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है स्पॉन्टेनियस एमिशन की। अब स्पॉन्टेनियस एमिशन वाले में आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है? A21 आ रहा है। अब वो क्या है? वो वेरी करता है किसके लिहाज से? न्यू 3 यानी फ्रीक्वेंसी की पावर 3 से। अब इक्विलिब्रियम रेशो में जब हम देखते हैं तो स्टिमुलेटेड एमिशन का स्पॉन्टेनियस एमिशन के साथ एक रेशो बनाते हैं, तो वो हमने रेशो बना ली। अब आपके पास यानी वो फैक्टर उठा के आप दूसरी तरफ ले गए, एक तरह से वो ये बच गया यहाँ से। ये सारी चीज जो आपने थी A21 B21 लगाया, फिर उस वैल्यू को उठा के दूसरी तरफ ले गए। अब क्या है जनाब, हम कहते हैं कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के रीजन के अलावा जितनी भी रेडिएशन फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें एनर्जी KT से बढ़ जाती है, इन तमाम केसेस में स्पॉन्टेनियस एमिशन डोमिनेट करेगा किसके ऊपर? स्टिमुलेटेड एमिशन के ऊपर, यानी स्पॉन्टेनियस होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन हम जानते हैं रैंडम इन फेज होता है, वो किसी भी यानी आपके पास कोहेरेंट भी नहीं होता, मुख्तलिफ सिमतों में चल रहा होता है। अब हम जब आपके पास कोइंसिडेंट रेडिएशन नहीं है, जो आपके नंबर ऑफ एटम अपर स्टेट में है, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन करेंगे तो उसका टूल हमने पढ़ा है। पहले मैंने प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में लिखा था, मैंने रेट की लैंग्वेज में लिख दिया उस चीज को। तो अब हमने पढ़ा था कि वो एनर्जी डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता।
तो टाइम डिपेंडेंस अगर हम देखें इसकी, तो ये दूसरे एंड पे ले गए, तो इसको आप इस तौर पे लिख सकते हैं n2t बराबर है n2 0 की एक्सपोनेंशियल में आ गया -a21t। अब अगर आप स्पॉन्टेनियस मिशन का लाइफ टाइम निकालें टाउ, तो वो 1/a21 आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ a21 उस कांस्टेंट का वो हमें क्या बताएगा, लाइफ टाइम ऑफ अपर स्टेट अगेंस्ट द स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन टू ग्राउंड ट्रांजिशन आ जाएगा। यानी इससे हमें वो टाइम पता लग जाएगा कितना टाइम वो वहां पे ठहरेगा, कब, स्पॉन्टेनियस मिशन के मामले में। अब ये जो ए और बी आप देख रहे हैं वैल्यूज, ये आपके पास आइंस्टाइन के कोफिशिएंट कहलाते हैं। अगर आप डायमेंशन निकाल लें इनकी, तो A21 की डायमेंशन हर्ट्ज में आएगी क्योंकि उसमें एनर्जी डेंसिटी नहीं है, जबकि B21 और B12 की जो डायमेंशन है मीटर क्यूब ओवर जूल सेकंड स्क्वायर में आएगी। यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब ये जो चीज सबसे पहले हमने पढ़ी कि भाई आपके पास एक चीज अब्जॉर्ब कर रही है, तो अब्जॉर्प्शन में जो आपने कोफिशिएंट लगाया B12 लगाया था, यहाँ पे मैंने न्यू का साइन लगाएगा, यहाँ पे ओमेगा का साइन लगा हुआ है, तो ये आपकी अब्जॉर्प्शन हो रही है फोटोन लेने से। ये आपकी स्पॉन्टेनियस मिशन है, आपके पास खुद ही वो नीचे आ रहा है। आप देखो इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंस नहीं है, यानी एनर्जी पे डिपेंडेंस नहीं है। यहाँ पे देखें तो स्टिमुलेटेड मिशन है, स्टिमुलेटेड मिशन फिर अगेन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। अब हम देख सकते हैं कि जो रिलेशन है आइंस्टाइन कोफिशिएंट का, वो आप जब थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन के तहत हमने निकाला था। अब जो ए और बी के कोफिशिएंट हैं वो इंडिपेंडेंट है फील्ड इक्वेशन के, मतलब कि अब आपके पास चाहे आप कह लो एटम थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, रेडिएशन फील्ड चाहे ब्लैक बॉडी है, उस चीज पे वो डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो कोफिशिएंट आप डायरेक्ट नहीं, क्लासिकल थर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से नहीं मालूम कर सकते। बी का कोफिशिएंट आप डिटरमाइन करेंगे क्वांटम मैकेनिकल प्रोसेस से और जो डायरेक्ट थ्योरी को यूज करते हुए, और आपके वैसे जब बी मालूम हो जाएगा तो ए की वैल्यू भी मालूम की जा सकती है, जैसे हम पिछले रिलेशन बी में देख के आए हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।